हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए। यहाँ पे देखिए साइंस का एक अनसॉल्व पेपर लेके आए हैं जो पिछले साल हो चुका है। ठीक है, वही सब अपन को करना है। थोड़े बहुत विचार, थोड़े बहुत प्रतिक्रियाएँ। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये पहला सेट है 2023 का 824 PZ है और इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो 20 क्वेश्चन है OMR सेट में भरने वाला, पर इसको भी समझना ही होता है। तो मैं समझाते हुए लेकर चलूँगा को। देखिए पहले बहुविकल्पी प्रश्न है, उपभाग एक, यहाँ पे फिजिक्स है, फिर अपनी केमिस्ट्री आ जाती है, फिर बायोलॉजी आ जाती है। तो आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं। क्या कह रहे हैं किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए ये अवतल दर्पण है। अब इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी है। आभासी मतलब दर्पण के पीछे सीधा है, वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो भाई बात ये होती है, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ पे उसका फोकस होता है, यहाँ पे उसका वक्रता केंद्र होता है। जो सबसे लास्ट वाली स्थिति होती है यहाँ वाली, ठीक। सबसे पहले तो अनंत पे रखते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं, फिर ये वक्रता केंद्र पे, फिर यहाँ पे, फिर फोकस पे, फिर ये लास्ट में फोकस और ध्रुव के बीच में यही वाली का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि फोकस और वक्रता ये नहीं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। तो डी वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस को पसंद करते हैं। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। तो देखिए आप जो लेंस लेते हैं बड़ा अक्षर करके देखने के लिए, वो ऐसा होता है, बीच में मोटा, किनारे पे पतला, जिसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है तो अवतल का यहाँ पे कोई औचित्य बनता नहीं है। यहाँ पे बस यही समझना है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी ले कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी ले। कम फोकस दूरी वाले, देखिए बात ये होती है कि जब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की बात आती है तो बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रहती है। और जितना कम फोकस दूरी रहेगी उतना मतलब कम परफेक्ट बनेगा। थोड़ा अगर पढ़ना है मतलब थोड़ा सा बड़ा फोकस दूरी वाला लेना चाहिए, यानी ए वाला विकल्प, यानी कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये सही जवाब होगा। इस किताब में उत्तर देते वक्त इन्होंने 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की बात की है, तो जो कि गलत बात है। मतलब यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है तो आप उसकी टेंशन ना लें। यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो सही है। एक उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, न कि अवतल लेंस की। अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण, यानी कि क्या है, दर्पण है, फिर पतले गोलीय लेंस। तो एक दर्पण है और एक पतला गोलीय लेंस है, दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। कौन सी? -15 सेंटीमीटर है। तो वह दर्पण और लेंस संभवतः है। तो ऐसे स्थिति में देखिए जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो उत्तल होता है उसके लिए हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। उत्तल लेंस हो या दर्पण पॉजिटिव, अवतल लेंस हो या दर्पण और नेगेटिव। तो यहाँ पे ये अवतल, दोनों अवतल होंगे। ए वाला विकल्प अपना सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है। तो भाई ये बात ये समझो, मानव नेत्र बना देता हूँ मैं एक छोटा सा। देखो सिंपल ये ऊपर वाला हिस्सा, ये बड़ा गोलीय कांच होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना कहते हैं। तो दृष्टिपटल या रेटिना कह लीजिए, जिस पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है या फिर बनता है। तो आप यहाँ पे डी वाले विकल्प के साथ जाएंगे। रेटिना, कॉर्निया यहाँ पे होगा, परतारिका, पुतली यहीं पे होती है सब, ठीक। तो अगर मानव नेत्र अगर आप पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलती रहती है। तो मतलब आप पढ़ते रहिए।
अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है और किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात 1:4 होगा। अब क्या, चलो ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो देखो, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सामान जल जाते हैं। जो भी हो जाता है, जो भी सामान रहते हैं वो जल जाते हैं या आपके वायर जल जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। 7वां प्रश्न देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति का नाम क्या होता है? तो जनरेटर होता है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। अब इस पर स्टार लगा या नहीं ये हिला है, अब तो रहा नहीं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उपभाग 2 देखते हैं, दूसरे पे पहुँच गए हैं। एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जो है उपधातु है। क्या है? उपधातु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मतलब क्या लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र? अब देखिए, ये सब तो पढ़ करके याद रखने वाली चीज़ होती है। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल टॉयल, बी वाला विकल्प अपना सही जवाब है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे कि CH4, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त जो होते हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ठीक। असंतृप्त वाला क्या सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ऐसा करके होता है, ठीक। तो ये जो क्या होते हैं संतृप्त होते हैं उनके लिए ये सूत्र होता है। असंतृप्त वाले ये हो सकते हैं, देखिए ये एल्केन है, एल्केन CnH2n, ये एल्केन, और CnH2n-2 ये एल्काइन हो गया। तो कौन एल्केन और एल्काइन का है? तो ये मेथेन है, ये तो कोई काम का नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 3 2 ये, जैसे यहाँ पे ये होता है 3 2 6 6 2 8, ये तो संतृप्त है। अब यहाँ पे 2 2 4 2 6, ये असंतृप्त है। कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प है। अब यहाँ 2 2 4 2 6, यानी ये सही है। क्या सही है? ये संतृप्त है, यानी कि ये एल्केन है, तो ये असंतृप्त है, ठीक। चलेंगे आगे देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ये CHO प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, तो इसका सही जवाब होगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अगला है एक तत्व का क्लोराइड का सूत्र। तो प्रश्न यही है कि एक तत्व का क्लोराइड MCl2 है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सोडियम, ये जो तत्व मेटल है वो क्लोरीन के 2 से संयोग करता है, यानी कि इसकी संयोजकता M की 2 है, ठीक। 2 होने से क्या हो जाएगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वही के लेन देन देकर ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे M2O जो दिखाई दे रहा है ये अपना सही जवाब हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वृक्क का कार्य क्या होता है? तो वृक्क का कार्य अपना उत्सर्जन वाला होता है, सी वाला विकल्प है। अगला है पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, यानी कि पत्तियाँ होती हैं जिन पर कलियाँ विकसित होती हैं। कलियाँ का मतलब हो गया उसके नए पौधे, जैसे एक अजूबा होता है, ऐसा पौधा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रहता है, काट पीट रहता है, ऐसे लंबा सा जाता है, तो इसके कोने पे एक कली यानी कि एक नया पौधा उत्पन्न होता है। तो ये जो तरीका होता है ये बायोफिल्म में होता है, बाकी पुदीना और आलू में नहीं होता है, ठीक। 16 नंबर सवाल देखे हैं। तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक, आनुवांशिक विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन हैं? तो आनुवांशिकी के जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब बस यही रहेंगे, मतलब ठीक है। अगला है 2 DNA तंतु आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें सही जवाब रहेगा हाइड्रोजन बंध द्वारा ये जुड़ते हैं।
अगला है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा केचुआ। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन का मतलब होता है कि एक जंतु होता है हाइड्रा, जलीय जीव होता है, वो ऐसे होता है, इसमें ऐसे पत्तियों जैसे उसमें कुछ निकला रहते हैं, अलग रहते हैं। इसमें एक मुकुल सा ऐसे उत्पन्न होता है, फिर बड़ा होने के बाद ये अलग हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं मुकुलन। तो यहाँ पे मुकुलन हो रहा है जीव जंतुओं में। ठीक, अगला हो गया क्या ठीक है, ये तो हो चुका। मुकुलन 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 ये हो गया। आगे मेंडल का अप्रायोगिक पौधा कौन सा था? तो ये उद्यान की यानी कि गार्डन वाले मैटर के साथ अपने क्रियाकलाप कर रहे थे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह हर बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि महिलाओं में नहीं पाया जाता है। तो अंडाशय महिलाओं में होता है, गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनियाँ होती है, शुक्रवाहिका ये शुक्राणु के लिए होती है जो कि पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, तो हो गई बातें ख़त्म। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।